एक बार जब दीदी और जीजू अपने काम से बाहर गए थे, तब घर में मैं और दीदी के ससुर जी थे। ससुर जी को एक कान से सुनाई कम देता था। वे अक्सर मेरे सामने कुछ गलत बातें कह जाते थे, इसलिए मैं उन्हें अनदेखा कर देती थी। एक दिन ससुर जी का सुनने का यंत्र उनकी कमरे में खो गया। उसे ढूंढने के लिए मैं उनके कमरे में गई। जब वह नहीं मिला तो मैं कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी ससुर जी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी कुर्ते की जेब में हाथ डालने को कहा। मुझे लगा कि शायद सुनने का यंत्र वही हो, लेकिन जब मैंने हाथ डाला तो मुझे उनकी जेब फटी हुई महसूस हुई। उस फटी हुई जेब से मेरा हाथ किसी गलत जगह छू गया। मेरे स्पर्श से ससुर जी उत्तेजित हो गए और फिर उन्होंने वहीं मेरा नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आश्रम से बाहर निकलते ही दीदी मुझे अपने घर ले गई। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात दीदी के 55 वर्षीय ससुर ब्रिज मोहन जी से हुई। मैं राधिका हूं। मेरा कोई नहीं था। बचपन से ही मैं आश्रम में पली बढ़ी थी। 12वीं तक की पढ़ाई आश्रम में पूरी करने के बाद मैं हाल ही में बाहर आई थी। मैं 18 साल की थी। आश्रम में पिछले साल से मेरी पहचान कविता दीदी से हुई थी। कविता दीदी आश्रम में काम करती थी। वह वहां के भोजन कक्ष में काम पर थी। दीदी और मेरे बीच बहन का रिश्ता बन गया था। 12वीं के बाद आश्रम और मेरा संबंध खत्म हो गया था। आगे की पढ़ाई के लिए आश्रम की तरफ से मुझे एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला था। आश्रम से बाहर निकलते ही दीदी ने कहा, राधिका, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुम्हारी आगे की सारी पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगी। फिर दीदी ने अपनी एक कमी बताई, जिसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन जांच में पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। पिछले कुछ सालों से मुझे तुम्हारे प्रति लगाव हो गया है। मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हम दोनों खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी दीदी ने मुझे अपना लिया था। बचपन से मुझे किसी का प्यार नहीं मिला था। उल्टा मैंने आश्रम में यह सुनी थी कि मैं किसी गटर में मिली हुई संतान हूँ। दीदी ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। दीदी का प्यार देखकर मैंने उन्हें गले लगा लिया। मुझे उनमें अपनी बड़ी बहन दिखाई दी। एक अनाथ लड़की के लिए कोई इतना कुछ कर सकता है, इस पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने दीदी के साथ जाने का फैसला किया। उस दिन मैंने आगे की पढ़ाई के लिए आश्रम से अपना नाम कटा लिया, क्योंकि दीदी मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाने वाली थी। फिर उनके पति और दीदी मुझे अपने घर लेकर गए। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात एक 55 साल के व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति मुझे देखता ही रह गया था। दीदी ने मेरा परिचय करवाया। तब मुझे पता चला कि वह दीदी के ससुर जी हैं। उनके बारे में जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देने के बजाय मुझे जोर से गले लगा लिया। उनका यह बर्ताव कुछ अजीब लगा। तभी जीजू ने उनके पास से मेरी जान छुड़ाई। वहां से जाते ही दीदी ने मुझे बताया कि उनके ससुर जी थोड़े विचित्र हैं, उन्हें सुनाई भी कम देता है। कभी कभी वे इस तरह पागलों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। यह कहकर दीदी ने मुझे अपने पास बुला लिया। उस घर में दीदी मेरे साथ थी, इसलिए सब कुछ ठीक था, वरना पहली मुलाकात में ही दीदी के ससुर जी मुझे थोड़े अजीब लगे थे। फिर दीदी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। कमरे में जाते ही मैंने अपना सामान वहां के अलमारी में रखना शुरू किया। तभी अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। आते ही वे मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बात करूं। वे मेरे पास आए और बोले, बेटी, मेरी बहू ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुझे नातीन के रूप में मान चुका हूं। मैं तो बच्चा गोद लेने के खिलाफ था, लेकिन तुझे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मतलब तेरी सुंदरता मेरी आंखों में बस गई है। तुझसे ज्यादा गुणी और सुंदर नातिन मेरा बेटा भी मुझे नहीं दे सकता था। ससुर जी को सही तरीके से बोलते देख मुझे अच्छा लगा। उस समय मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। अचानक मेरे सिर पर से अपना हाथ हटाकर वे मेरी ओर आने लगे। तब मैं वहां से पीछे हट गई। जब मुझे लगा कि वह मुझे गले लगाने आ रहे हैं, तब मैं तुरंत उनके पास से 2 कदम पीछे हट गई और बहाना किया कि दीदी मुझे आवाज दे रही है, और मैं वहां से बाहर निकल गई। उस घर में मेरे 3 दिन तो अच्छे से कटे, लेकिन 3 दिन बाद दीदी और जीजू बाहर जाने लगे। दीदी ने कहा कि उनकी मामी अस्पताल में भर्ती है। मामी के पास उनकी बहू नहीं है, इसलिए दीदी को ही उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ रहा है। अब ससुर को तो मैं कहीं ले नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जाने के बाद उन्हीं का ध्यान रखना पड़ेगा। तुझे घर के सारे काम आते हैं। अब कुछ दिन मेरी अनुपस्थिति में घर संभाल लेगी ना राधिका? दीदी मुझसे एकदम विनम्रता से बात कर रही थी। मैंने कहा, दीदी,
तुम्हें मुझसे इतनी विनती करने की जरूरत नहीं है। अब यह घर और ससुर जी मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम अपनी दूसरी जगह की जिम्मेदारी निभाओ। यहाँ मैं ससुर जी और घर की अच्छी तरह से देखभाल कर लूंगी। तब दीदी ने कहा, तू समझदार है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे ससुर कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी चिड़चिड़ाहट देखकर तू डर मत जाना, उन्हें समझने की कोशिश करना, क्योंकि वह ऐसे ही हैं। मैंने दीदी से कही, तू निश्चिंत होकर मामी के पास जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। फिर दीदी और जीजू निश्चिंत होकर गांव चले गए। उनके जाने के बाद उस घर में मैं और दीदी के ससुर जी ही रह गए थे। उस रात खाने के समय ससुर जी ने एक अजीब सा बर्ताव शुरू कर दिया। वे मेरे हाथों से खाना खाने की जिद करने लगे। दीदी ने पहले ही मुझे उनके बारे में बताया था, इसलिए मैंने उनसे डरने के बजाय उनकी बीमारी को समझा और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। जब मैं उन्हें खाना खिला रही थी, तब वह बार बार अपने हाथों से मुझे गलत जगह स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक दो बार यह सहन किया, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन पर गुस्सा हो गई। मेरे गुस्से होने पर ससुर जी ने सिर झुका लिया। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा कि शायद मुझे उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बेचारे वह तो अपनी बीमारी से परेशान थे। कभी कभी वह क्या कर रहे हैं ये उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने उन पर गुस्सा नहीं किया। उनकी हरकतों को समझकर मैंने उन्हें पेट भर खाना खिलाया। उनके खाने के बाद मैं खाने बैठी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोई तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में झांक रहा है। आधी रात को तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है, लेकिन मैं गहरी नींद में थी, इसलिए चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई। देखते देखते 5 दिन गुजर गए। अब दीदी और मेरा भी ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन ससुर जी का अजीब बर्ताव बढ़ता ही जा रहा था। मुझे खासकर ससुर जी के बारे में दीदी से बात करनी थी, लेकिन कभी उसका फोन नहीं लगता तो कभी वो फोन नहीं उठाती थी। एक बार मैं नहाने गई, तभी अचानक मुझे फोटो क्लिक करने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही मैंने बाथरूम की खिड़की के पास देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद रोज मुझे ऐसा लगने लगा कि जब भी मैं नहाने जाती हूँ कोई मुझे देख रहा है। उस घर के आसपास ज्यादा घर भी नहीं थे। अगर घर थे भी तो वहां कोई रहता नहीं था। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। क्या मेरा शक सही है? इसे जांचने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली। रोज की तरह मैं सुबह नहाने गई। बाथरूम में जाकर मैंने पानी का नल चालू किया और फिर बाथरूम से बाहर आ गई। जब मैं बाथरूम के बाहर आई तो मैंने देखा कि ससुर जी वहां खड़े हैं। हालांकि उनकी लंबाई खिड़की तक नहीं पहुंच रही थी, फिर भी वे हाथ आगे बढ़ाकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहे थे और खिड़की के बाहर खड़े थे। बिना कुछ कहे मैंने उन पर जोर से चिल्ला दी। मैंने कहा, ससुर जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो मतलब मेरा शक सही था। रोज आप ही मेरी गलत तस्वीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर ससुर जी घबरा गए। उन्होंने कहा, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस तेरी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा था। इससे पहले जब तू यहाँ नहीं थी, इस कमरे को बंद रखा जाता था। कई बार इस खिड़की से बड़े जानवर अंदर आ चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ आया। अगर तुझे बता देता तो तू डर जाती, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ आ गया था कि ससुर जी झूठ बोल रहे हैं। अगर यहाँ इतने बड़े जानवर आते हैं तो वे खुद वहां कैसे खड़े थे? मुझे धीरे धीरे उनकी बुरी नजर का एहसास हो रहा था। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे अपनी सफाई देने में ही लगे थे। तभी गुस्से में मैं कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही मैंने दीदी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। अब मुझे ससुर जी से डर लगने लगा था। उस दिन मैंने पूरे दिन कमरे से बाहर कदम नहीं रखी। मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। उसी रात ससुर जी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। अचानक मुझे कविता दीदी की आवाज सुनाई देने लगी। उनकी आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोला। बाहर जाकर देखा तो दीदी की आवाज ससुर जी के फोन से आ रही थी। उन्होंने दीदी को फोन किया था और उसे स्पीकर पर रखा था। मैंने उनका फोन खींचकर उनसे दूर किया और दीदी से बात करने लगी। मैंने दीदी को सुबह की सारी घटना बताई। इस पर दीदी ने कहा, राधिका तुम बेवजह ससुर जी के बारे में गलत सोच रही हो। उन्होंने जो कुछ कहा वो कोई बहाना नहीं था। सच में उस बाथरूम में जानवर आ सकते हैं। दीदी ने कहा, तुम बेवजह ससुर जी पर गुस्सा मत करो। जो वो कह रहे हैं वैसा करो। उनके बीमार होने के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैंने दीदी से कहा, ठीक है, और उनसे पूछा, तुम घर कब आ रहे हो? मेरा अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है।
मेरा एडमिशन तुम कब कराओगी? इस पर दीदी ने कहा, अभी एडमिशन में बहुत समय है, एडमिशन से पहले मैं घर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम ससुर जी की अच्छे से देखभाल करो। एक बार फिर दीदी से वादा करके मैं फंस गई थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद ससुर जी बाहर चले गए। मैंने उनसे नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब वे शाम को घर लौटे तो आते ही उन्होंने मेरे हाथ में एक फैंसी ड्रेस थमाई। फिर वे बोले, जाकर इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने मना कर दिया। तभी उन्होंने दीदी को फोन किया। दीदी तो कभी इतनी जल्दी मेरा फोन नहीं उठाती थी। तब ससुर जी ने दीदी का फोन मुझे दिया। जैसे ही मैंने फोन कान पर लगाया, दूसरी तरफ से दीदी के रोने की आवाज आई। वह बोली, राधिका, मुझे अब लगने लगा है कि तुझे गोद लेकर मैंने गलती की। मैंने तुझे अपनी बहन समझा, तुझे अच्छा जीवन देने के लिए मैंने तुझे अपने घर लाया, लेकिन आज तेरे कारण मुझे घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। तुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति की ठीक से देखभाल नहीं करनी आती। मैंने दीदी से कहा, दीदी, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरी वजह से ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे इतना सुना रही हो। तब दीदी ने कहा, मेरे ससुर बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं। अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाती तो वे तुरंत नाराज हो जाते हैं। मुझे सुनने में आया है कि तुम उन्हें हर बात पर जवाब देती हो। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूं, इसीलिए वे मुझ पर नाराज हैं। अगर तुम वाकई मुझे अपनी बहन मानती हो तो आज के बाद तुम ससुर जी के साथ इस तरह से बुरा व्यवहार नहीं करोगी, वरना तुम्हारी वजह से मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। यह याद रखना। आज उनका जन्मदिन है। आज वे जो भी कहेंगे तुम मान लो, उन्हें नाराज मत करो। दीदी को सहमति देकर मैंने फोन रख दिया। जिसने मुझे शरण दी थी, मैं उसे बेघर नहीं करना चाहती थी, इसलिए केवल दीदी की खातिर मैंने ससुर जी द्वारा लाया गया ड्रेस पहनने का फैसला किया। उन्होंने जो ड्रेस लाया था वह थोड़ा छोटा था। ऐसा कुछ फैशनेबल मैंने पहली बार पहना था। उस ड्रेस में मैं काफी सुंदर लग रही थी। तैयार होकर जब मैं बाहर गई तो ससुर जी मुझे बस देखते ही रह गए थे। उनका जन्मदिन था, इसलिए मैंने उन पर गुस्सा नहीं किया। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तभी अचानक ससुर जी ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हर साल मैं बेटे और बहू के साथ अपना जन्मदिन मनाता हूँ। इस साल मुझे लगा था कि मेरा जन्मदिन मनाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे अब अच्छा लग रहा है। उम्र के साथ इंसान चिड़चिड़ा होने के साथ साथ भावुक भी हो जाता है, यह सच था। बीच बीच में ससुर जी गुस्सा हो जाते और फिर कभी प्यार से पेश आते। उनका जन्मदिन का केक वे खुद ही लेकर आए थे और उस दिन वे सज-धज कर जेंटलमैन की तरह तैयार हुए थे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने केक काटा। केक काटने के बाद उन्होंने फिर मुझे गले लगा लिया। वे बार बार मुझे छू रहे थे। कई बार उन्होंने मेरे पैरों पर हाथ फेरा। जन्मदिन खत्म होने के बाद वे मुझे अपने कमरे में ले गए। वहां वे मेरे सामने बैठकर शराब पी रहे थे और मुझसे भी पीने का आग्रह कर रहे थे। मैंने मना किया तो वे रसोई में जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए। जैसे ही मैंने वह पिया, मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहां से अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उठने के बाद फिर उसी जगह बैठ जाती थी। तभी अचानक मेरा संतुलन बिगड़ने लगा। उसी वक्त ससुर जी ने मुझे संभाला। उस रात के बाद जब मैं सुबह उठी तो मैंने खुद को ससुर जी के कमरे में पाई। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। तभी ससुर जी उस कमरे में आए। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उन्होंने कहा, राधिका, तुमने कल रात मेरा जन्मदिन बहुत खास बना दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते उन्होंने मेरे हाथ में नाश्ते की प्लेट थमा दी। फिर दोपहर के समय जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे ससुर जी की आवाज सुनाई दी। मैं उनके कमरे में जाकर देखती हूँ तो वे कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, मेरा सुनने वाला यंत्र कहीं गिर गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं उनकी मदद करने लगी। तभी अचानक ससुर जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिए और मुझे अपने पास बुलाया। जैसे ही मैं उनके पास गई, ससुर जी ने मेरा हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाल दिया। वे बोले, एक बार यहाँ चेक करो, शायद यहाँ वह गिरा हो। जब मैं उनकी कुर्ते की जेब में हाथ डाली तभी मुझे उनकी जेब फटी हुई महसूस हुई। मेरा हाथ उनकी जेब में फंस गया था। उसी समय ससुर जी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं खुद को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी फटी हुई जेब में मेरा हाथ अटक गया था। गुस्से में मैंने ससुर जी से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने मुझे रिश्ते का नाम दिया है। इस पर ससुर जी ने कहा, तुम्हारी पीठ पर तिल बहुत प्यारा लगता है। ससुर जी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा,
आपको मेरी पीठ पर तिल होने के बारे में कैसे पता? इस पर उन्होंने कहा, कल रात तुम खुद मेरे पास आई थी। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मैंने हर पल का आनंद उठाया है। ऐसा कहकर ससुर जी ने मुझे और करीब खींच लिया। वे मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। मैं खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें कहा, अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो दीदी आपको नहीं छोड़ेगी। मेरी बात सुनकर वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी ने ही तुम्हें मेरी खास देखभाल करने को कहा है। उस खास देखभाल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, यह तो तुम्हें समझना चाहिए। मैं ससुर जी को भोला समझकर पिछले कुछ दिनों से उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब उनका असली रूप मेरे सामने आ गया था। मुझे यह सब दीदी को भी बताना था, लेकिन उस दिन दोपहर मेरे लिए बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि ससुर जी की ताकत के सामने मेरी ताकत कम पड़ गई थी। ससुर जी ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई थी। जब वे मुझसे दूर हुए तो मैं बहुत रोई। इसके बाद यह उनका रोज का काम बन गया था। अब वे रोज मेरे साथ पति पत्नी की तरह वक्त बिताने लगे थे। उस घर से मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। दीदी भी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं थी। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगे। अस्पताल में जाकर पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब मैं अस्पताल से घर लौटी तो ससुर जी के चेहरे पर मुझे तनाव दिखाई देने लगा। घर पहुंचते ही वे अपने कमरे में चले गए। अब आगे क्या करना है, यह पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वे दीदी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी कॉल सुनकर मैंने समझ लिया था कि दीदी जल्द ही घर आने वाली है। पिछले कुछ दिनों से ससुर जी मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ गलत कर रहे थे, लेकिन अब मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं अच्छे जीवन का सपना लेकर उस घर में आई थी, लेकिन मेरे साथ इतनी कम उम्र में जो कुछ भी हो गया, उसने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अब मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे थे कि शायद मुझे ससुर जी को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। शिक्षा आदि सब कुछ दिमाग से निकाल देना चाहिए। उस दिन काफी सोचने के बाद मैंने उस सच्चाई को स्वीकार करने का मन बना लिया। उस रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो वे फिर से फोन पर व्यस्त थे। मुझे देखते ही उन्होंने फोन रख दिया और गुस्से में मुझसे बोले, अब क्या है तेरा, क्यों मेरे कमरे में आई है? तब मैंने ससुर जी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ससुर जी, मुझे पता है कि आप बहुत तनाव में हैं। आपके तनाव की वजह मेरे पेट में पल रहा यह आपका बच्चा है, यह भी मुझे पता है। मैं यहाँ तुम्हारा तनाव दूर करने आई हूँ, मुझे गलत मत समझो। पिछले महीने भर से हम दोनों ही इस घर में साथ रह रहे हैं। न सिर्फ साथ, बल्कि अब हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं अब तुम्हें पूरी तरह से अपना चुकी हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। तब ससुर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुमने मुझे अपना लिया, यह तो खुशी की बात है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ गुस्से में या जबरदस्ती बर्ताव करना पसंद नहीं है। पर क्या करूं, तुम बहुत जिद करती हो, इसलिए मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। अब जब तुमने मुझे अपना लिया है तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ये बच्चा मेरे लिए सिरदर्द बन गया है। जल्दी से जल्दी हमें इसका कुछ निपटारा करना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। एक बार देखभाल कर भी लेता, पर तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अच्छा, पत्नी नहीं हूँ, लेकिन आपकी बहू की बहन तो हूँ ना। आप डरिए मत, मैं बिना किसी झिझक दीदी और जीजू के सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दूंगी। तुम अभी बूढ़े नहीं हुए हो, तुम्हारे पास अभी भी काफी जीवन है। दीदी और जीजू के आते ही मैं उनके सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लूंगी। तब ससुर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी कविता दीदी और जीजू तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ दिया है। तुम्हारे बदले में उसने मुझसे पूरे 25 लाख रुपए लिए हैं। अब तुम हमेशा मेरी हो। अब यहीं रहना, खाना पीना और मेरी सेवा करना। अब जब तुमने मुझे अपना लिया है तो सोचा तुम्हें सच्चाई बता ही दूं। कल हमें अस्पताल जाना है। जैसे ही तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा, तुम फिर से मेरी सेवा करने के लिए आजाद हो जाओगी। सारी सच्चाई सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिसे मैं अपनी दीदी मानती थी, जिसमें मैंने अपने सारे रिश्ते देखे थे, उसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा कोई नहीं था। अब ससुर जी ही मेरे सब कुछ थे, ये मैंने उन्हें बता दिया। अगले दिन मैं ससुर जी के साथ अस्पताल जाने के लिए निकली। जिस अस्पताल में हम पहुंचे वह एक ओनल राउंडर अस्पताल था। हम चेकअप रूम के बाहर बैठे थे, तभी अचानक एक स्ट्रेचर आकर रुका। स्ट्रेचर पर मौजूद महिला का गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। वह स्ट्रेचर पर पड़ी महिला मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने उसके पास जाकर देखा तो वह कविता दीदी थी। मेरे पीछे ससुर जी भी खड़े थे।
कविता को देखकर ससुर जी बोले, हर किसी को उनके कर्मों का फल तो मिलना ही होता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां से ले जाने लगे। तभी मैंने उन्हें रोक कर कहा, ससुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है। समझ लीजिए, आज इस कविता के साथ आपका भी पाप का घड़ा भर गया है। तब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। संयोग से एक पुलिस अधिकारी भी अपनी पत्नी को लेकर उसी अस्पताल में आया हुआ था। वह वर्दी में ही था। उस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हूं। तब मैंने उसे अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। वहीं पर उस अधिकारी ने ससुर जी को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन मेरी आंखों के सामने उस नालायक इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसने मेरा विश्वास तोड़ा था, भगवान ने उसका हिसाब कर दिया था। उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। बहुत कम उम्र में उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी। इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है, यह तो सत्य है। कल रात मेरे हाथों अनजाने में एक अच्छी बात हो गई थी। मैंने सहज ही ससुर जी से मेरी गर्दन में मंगलसूत्र पहनाने और मुझे सिंदूर लगाने को कही थी। अनजाने में मैंने उस सब का वीडियो भी बना ली थी। हम दोनों के इस झूठे विवाह के फोटो और वीडियो मेरे पास थे। वह सब देखकर कोर्ट ने मुझे ससुर जी की दूसरी पत्नी समझा। उनकी पत्नी होने के नाते उनकी सारी संपत्ति मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी गई। उस दिन के बाद से मैं उसी घर में रहने लगी। मैं समय से पहले ही समझदार हो गई थी। उस दिन के बाद मैंने अपने बच्चे के लिए जीना शुरू कर दिया। मुझे जो संपत्ति मिली उससे मैंने अपना गुजारा करने के लिए एक कपड़ों की दुकान खोल ली। अब मैं अपने और अपने बच्चे के लिए जीने लगी थी। मेरे साथ जो भी हुआ उससे मैंने एक बात समझी कि इंसान जो शिक्षा से नहीं सीख पाता, वह अपने साथ घटी घटनाओं से सीखता है। मेरे जीवन में जो हुआ उसके अनुभव मुझे जीवन जीने के लिए काफी थे। संक्षेप में कहूं तो अनजाने में ही मैंने दुनियादारी सीख ली थी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, किसी का बुरा करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस पर बुरा वक्त लाया जाता है वह व्यक्ति किसी न किसी तरह उस परिस्थिति से बाहर निकल आता है। लेकिन बुरा वक्त लाने वाले व्यक्ति का हिसाब तो भगवान करते ही हैं। बुरा सोचने वाले व्यक्ति का मजा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। भले ही उन्होंने गलत तरीकों से बहुत कमाई की हो, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को हराम का हजम नहीं होने देते। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।